अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैंने बहुत मेहनत की है और आप लोगों के लिए बेस्ट 100 MCQs जमा किए हैं ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके, क्योंकि सैटरडे को ये टेस्ट होने जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि आपके बहुत शानदार नंबर आए। तो आपके लिए ये पूरी कंपाइलेशन मैंने की है। इसमें पहले वो वीडियो है जो आपको MCQs करने का प्रोसीजर बताएगी, किस तरह MCQs किए जाते हैं, और उसके बाद 10 जो है मुख्तलिफ क्विज़ेज़ हैं, 10 पार्ट्स के। तो 100 MCQs जो है वो आप सॉल्व करेंगे। तो ये एक ही वीडियो देख के आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना पेपर बहुत आसानी से हल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तुम दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी किस्म का MCQs एग्ज़ाम देने में। वो हैं 7 साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स जो हम आपको बताएंगे, और जब वो आप अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी किस्म की दिक्कत का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहली टिप है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। इस टेक्निक में आप क्या करते हैं कि आप अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इस कमरे में, इस रूम में जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी चीज़ है, चाहे वो आपका पेन हो, आपकी कॉपी हो, आपकी टेबल हो, या इवन कोई और इंसान हो, कोई भी चीज़ है इस रूम के अंदर, वो आपकी हेल्प करने जा रही है। और वो कैसे? क्योंकि यू ऑल आर कनेक्टेड। बुनियादी तौर पे इस रूम में मौजूद हर चीज़ बुनियादी तौर पे एनर्जी है, और आप भी एनर्जी का एक पार्ट है। साइंटिफिकली भी, क्वांटम थ्योरी के नज़दीक आप तमाम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हर चीज़ इस कमरे में जो भी मौजूद है वो आपकी हेल्प करने जा रही है इस MCQs एग्ज़ाम में। तो आप देखेंगे कि आप अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा दे पाएंगे। टिप नंबर 2 है लुक फॉर द रॉन्ग ऑप्शंस। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो वो सही आंसर तलाश करने लगते हैं, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि पहले ढूंढिए कि रॉन्ग ऑप्शंस कौन से हैं, क्योंकि इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द रॉन्ग आंसर्स। जब आप वो रॉन्ग आंसर्स तलाश कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि राइट आंसर्स इन दो में से कोई एक है। दो इसमें अहम टेक्निक है, हम आपको बताते हैं। पहली है किल द ऑड मैन आउट, कि जो सबसे अजीब सी ऑप्शन हो उसको तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दें। उसके बाद देखें कि कौन सी ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं जो कि इसका आंसर नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 3, 5, 14 और 210 के अंदर 210 एक्सट्रीम वैल्यू, तो आप इसको एलिमिनेट कर दें और चेक करें कि 3, 5 एंड 14 में से कौन सा आंसर सही है। अगली स्ट्रेटजी है ऑल एंड नन स्ट्रेटजी। ये देखा गया है कि दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है ऑल ऑफ द अबव। रिसर्च से ये पता लगा है कि 90% ऑफ द टाइम ये वाला जो ऑप्शन होता है ये ट्रू होता है, और ओनली 10% ऑफ द टाइम नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है। तो ये जो नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन है इससे ज़रा दूर रहें, और ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस का जब क्वेश्चन आए तो शुरू के दो, या पहला और तीसरा, देखें कि वो दोनों अगर सही हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगली स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं, और वो है सिमिलर आंसर स्ट्रेटजी। अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर आंसर देता है, जैसे कि माइनस की साइन लगा देगा, 8 - 8 टेन थीटा -10 थीटा, इस तरह की चीज़ें करके वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो जो सिमिलर आंसर्स हों उन पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो दीजिए प्लीज़। अगली स्ट्रेटजी है BNC ऑप्शन स्ट्रेटजी। जब रिसर्चर्स ने बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर MCQs के देखे तो उनको ये पता लगा कि 70% ऑफ द टाइम BNC आर द राइट ऑप्शंस। उसकी वजह यह है कि ऑप्शन ए पे आंसर देना या ऑप्शन डी पे आंसर देना, टीचर्स को लगता है कि ऑप्शन ए जो है वो बहुत ही जल्दी उसको पता लग जाएगा अगर वो सॉल्व करेगा कि सही है, और डी पे जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। तो यूजुअली बी और सी अमूमन सही आंसर्स होते हैं। तो ज़रा इन पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। अगली स्ट्रेटजी है ब्रेन सिग्नल स्ट्रेटजी। इसमें आप ये करते हैं कि आप रिकॉल करते हैं और ये बिलीव करते हुए कि आपका दिमाग आपको सही आंसर बताएगा। आपने जो कुछ पढ़ा है उस पर बिलीव करते हुए आप सोचें कि राइट आंसर कौन सा है, और जो पहला जवाब आपके जहन में आए वही राइट आंसर हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर पे वापस आते हैं और हमने कोई MCQs गलत किया होता है तो हम कहते हैं अरे पहला आंसर जो हमारे जहन में आया था ना वही सही आंसर था। तो अपने आप पे यकीन कीजिए, और अगर
अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वाले सवाल को ज़रा रहने दें आखिर के लिए, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो क्या करेगा कि वो इंक्यूबेशन में चला जाएगा। आप दूसरे सवाल सॉल्व करते रहेंगे लेकिन वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो आपको इसका सही आंसर ना दे दे। तो आप क्या करें कि अपने ब्रेन पे बिलीव करें, इट विल गिव यू द राइट आंसर इवन आफ्टर सम टाइम। तो अगले सवाल अटैम्प्ट करें और इस दौरान में आपको सही आंसर मिलने वाला है। और हमारी आखिरी स्ट्रेटजी है कि इस दुनिया भर के जितने भी टॉप क्लास लोग हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, पॉलिटिशियंस हों, टॉपर्स हों, वो क्या करते हैं कि वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं। वो अपने आप को कामयाब होता हुआ देखते हैं, बार बार अपने जहन के अंदर वो अपने आप को कामयाब होता हुआ देखते हैं। तो आप भी ये मेडिटेट करें कि अपनी आंखें बंद करें। एक दिन में कई दफ़ा ये मेडिटेशन की जा सकती है। आप अपनी आंखें बंद करें और आप देखें कि आप एग्ज़ाम रूम में बैठे हुए हैं और अपने एमसीक्यूज़ के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और आप देखें कि अपने तमाम जो 5 सेंसेस हैं उनको इंगेज करें कि आप जब बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा टेस्ट फील होता है, आपको किस तरह के नॉइसेस आ रहे होते हैं, किस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो सब चीज़ें फील करें और इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को बार बार करें। तो आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आप देख सकें। थैंक यू। सलाम। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर हाई ऑर्डर फंक्शंस। तो डेफिनेशन है, तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो सही है, वरना इसको पढ़ के देखें, आपको रिकॉल हो जाएगी। फंक्शंस दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बिल्कुल नहीं। फंक्शंस दैट टेक अदर फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट और रिटर्न देम, ये सही है। फंक्शंस दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, बिल्कुल सही नहीं है। फंक्शंस दैट हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, ये भी सही नहीं है। तो हाई ऑर्डर फंक्शंस कौन से होते हैं? दैट रिटर्न्स दैट टेक अदर फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट और रिटर्न देम, यानी बी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। तो ये हमने इसके अंदर सारे क्वेश्चंस को देखा और जो रॉन्ग थे उनको एलिमिनेट किया है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। और हमने एक कुछ साइंटिफिक एंड प्रूवन टेक्निक्स जो है वो देखी हैं अपनी एक वीडियो के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो बहुत अच्छी वीडियो है, वो देखें ताकि आपके क्विज बहुत अच्छे हो सके। ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ ताकि वो आप अच्छे से देख सकें। बेस्ट ऑफ लक। तो देखें जी, बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो देखते हैं भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कीवर्ड से आता है। तो देखें सिर्फ सी आप ऑप्शन के अंदर ही जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ना वो डिफाइन किया गया है, तो सी सही आंसर होगा। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन टाइप स्क्रिप्ट, ये तो बहुत ही आसान है। स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, ये सही है। इंटीजर फ्लोट गलत। ऑब्जेक्ट एरे, कैरेक्टर गलत। कैरेक्टर डबल लॉन्ग गलत। तो जी जनाब ए ऑप्शन सही है। What are the static method and properties in TypeScript? Class member that can be overridden, बिल्कुल गलत। Class members that can be inherited, बिल्कुल गलत। Class members that belong to the class itself rather than instances, ये सही है। Class member that are private, तो ऑप्शन सी जो है ना सिर्फ वो सही है, बाकी डी ए बी ये सब गलत है। बिल्कुल सही, तो सी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू डिफाइन अ जेनरिक फंक्शन। अब जेनरिक फंक्शन की अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं है तो देख लें। फंक्शन, फंक्शन नेम आता है, यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं, इस वाले ब्रैकेट टाइप एरो ग्रेटर देन और लोअर देन के उसके अंदर फिर पैरामीटर इसकी टाइप डिफाइन करते हैं और फिर कॉलन लगाकर टाइप के साथ ये वाला ब्रैकेट आ जाता है। तो ये इसकी टाइप है। बाकी इसमें देख लें ये यहाँ पे ये वाली चीज़ भी नहीं दी हुई और ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर इसकी टाइप नहीं डिफाइन की हुई, तो सिर्फ जो टाइप जो ऑप्शन ए है वही सही है। चलें जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप असर्शंस। आपको याद होगा कि जो एक्सप्लिसिट टाइप असर्शंस हैं वो एस के कीवर्ड्स के साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ देखें क्या कह रहा है, इम्प्लिसिट नीड्स कास्टिंग, एक्सप्लिसिट डज नॉट। नहीं जी, इम्प्लिसिट नीड्स का कीवर्ड नहीं चाहिए होता इम्प्लिसिट में कीवर्ड। इम्प्लिसिट यूजेज एज का कीवर्ड नहीं चाहिए होता। इम्प्लिसिट यूजेज ऑटोमेटिक इन्फेरेंस। एक्सप्लिसिट रिक्वायर्स मैनुअल टाइप, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। हाउ कैन यू यूज टाइप स्क्रिप्ट विद पॉपुलर बंडल्स लाइक वेब पैक एंड रोलर।
तो जनाब टाइप स्क्रिप्ट की बात आ रही है, तो कन्फिगर द बंडल टू कंपाइल जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट, इसके अंदर अगर आप देखें कन्फिगर द बंडल टू द कंपाइल टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ ऑप्शन बी में है। यहाँ CSS लिखा है, यहाँ HTML लिखा है और या तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये तो बचा कौन सा, टाइप बी। तो बी इज़ द राइट वन। वट आर द फंक्शन टाइप्स, यू कैन चूज़ मोर देन वन आंसर। तो फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं जनाब, फंक्शन टाइप क्या होती है, जो शेप ऑफ फंक्शन डिफाइन करती है और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखते हैं, दैट डिफाइंस द शेप ऑफ अ फंक्शन, ये सही है। शेप ऑफ अ वेरिएबल, ये गलत है। शेप ऑफ अ क्लास, ये गलत है। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सही है। ए और डी सही है, बी और सी रॉन्ग है। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज कोड इनटू मॉड्यूल्स फॉर बेटर मेंटेनेबिलिटी, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ ही है कि कैसे मॉड्यूल्स पे करते हैं। तो यूज नेम स्पेसिस, यूज क्लासेस एंड यूज फंक्शंस, तो सही आंसर नहीं है, तो एक ही आंसर बचता है, यूज मॉड्यूल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो मॉड्यूल्स यूज करके जो है वो आप बेटर मेंटेन कर सकते हैं अपने कोड को। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। याद है जनाब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती थी कि सेम नाम से हम जो है वो फंक्शंस बनाते थे, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स, टाइप और नंबर जो है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसमें हम बताते थे। तो इसमें देखते हैं कौन सा वाला है, डिफाइनिंग अ फंक्शन विद मल्टीपल नेम्स। मल्टीपल नेम्स ये नहीं हो सकता। अगला वाला, डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स टाइप्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये बिल्कुल सही है। क्रिएटिंग अ फंक्शन दैट कैन हैंडल मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिटर्न वैल्यूज, ये सही नहीं है। राइटिंग अ फंक्शन दैट हैज अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सिर्फ सही है। देखते हैं जी, बिल्कुल सही। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मेहनत करूं और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में भी लेकर आऊँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। What is the difference between void and undefined in TypeScript? Void is a type while undefined is a value, बिल्कुल सही बात है। void is a value, गलत। void and undefined are interchangeable, गलत। void is a subtype of undefined, तो ये तीनों जो है वो आखिर वाले गलत हैं। हमने इन तीनों को एलिमिनेट करते हैं तो आंसर एक ही सही बचता है, जो कि ए है। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। अगर आपको इन मेथड्स के बारे में, इन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है, तो हमारी वीडियो जो कि आपको ऊपर लिंक में नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा और आपका क्विज़ इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल टाइपिंग। तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग जो है वो शेप बेस्ड कंपेटिबिलिटी के लिए यूज़ होती है। नीचे देखते हैं, नेम बेस्ड कंपेटिबिलिटी नहीं, टाइप बेस्ड नहीं, वैल्यू बेस्ड, तो सिर्फ एक ही आंसर इसमें सही है, शेप बेस्ड। तो जो आंसर बी है वो इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, व्हाट डज द शिफ्ट मेथड डू टू एन एरे। ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। देखते हैं, रिमूव द लास्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट, गलत। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट, सही है। एड्स अ न्यू एलिमेंट टू द बिगनिंग ऑफ द एरे, नहीं। एड्स अ न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे, गलत। तो ऑप्शन बी जो है ना वही सही है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल। नाम से ही पता लग रहा है कि लोकल वेरिएबल है, तो स्कोप जो होगा वो स्पेसिफिक फंक्शन या ब्लॉक पर होगा। तो ये वैसे तो हमें पता है आंसर, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन देखें, इंटायर प्रोग्राम पे नहीं हो सकती, ओनली विद इन अ लूप नहीं हो सकती, विद इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं हो सकती, स्पेसिफिक फंक्शन और ब्लॉक इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन ऐड ए बी, तो पैरामीटर पास कराए हैं, रिटर्न ए प्लस बी, सही है। ए प्लस बी को ऐड कर दिया, लेट ए प्लस बी एरो फंक्शन ए प्लस बी, ये भी सही है। कांस्टेंट ऐड इज इक्वल टू फंक्शन ए बी रिटर्न ए प्लस बी, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, अच्छा ये ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे 90% अराउंड, ये 95% ये जो ऑप्शन होता है ये सही होता है, जो डी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ऊपर के तीनों जो आंसर है वो ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनी डेटा टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। टू रिप्रेजेंट अ बुलियन वैल्यू, बिल्कुल गलत। टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग वैल्यू, असल में हर तरह के डेटा को यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बुलियन या स्ट्रिंग या न्यूमेरिक
बल्कि हमारा जो सी ऑप्शन है, टू रिप्रेजेंट एनी डेटा टाइप, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल z इन द फॉलोइंग कोड, लेट z इक्वल टू ट्रू। अच्छा, ट्रू और फॉल्स की जब बात होती है तो बुलियन की बात होती है, तो यहाँ देख लेते हैं। बुलियन टाइप दी हुई है, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, एक कांस्टेंट एरे डिफाइन किया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। रिजल्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं एरे डॉट स्लाइस 2,7 और लॉग करा रहे हैं रिजल्ट को। तो स्लाइस के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है उसका मतलब है कि इंडेक्स 2 से स्टार्ट करना है और लेंथ 7 तक जाना है। तो 1 2 0 1 2, इंडेक्स 2 जो है वो 3 है और 7 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 से लेकर 7 तक जो है वो प्रिंट होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। विच मेथड इज यूज टू कॉन्केटेनेट टू और मोर एरे, ये मुझसे ना मुश्किल से लफ्ज़ निकलता है, कनकेटिनेट, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन कनकेटिनेट, दो एरो को कनकेटिनेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एक ही ज़ाहिर है, कनकेटिनेट का फंक्शन है, उसको कनकेट के एब्रीविएशन से यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच एलिमेंट इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे, मैप जो होता है वो ज़ाहिर है कि हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो मैप जो है वो ज़ाहिर है फिल्टर भी नहीं करता, रिड्यूस भी नहीं करता, मैप है जो करता है। तो जनाब, ये हमारा क्विज़ था और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हाउ डू यू क्रिएट अ टाइप एलियास। तो टाइप एलियास में जो डेफिनेशन है उसमें इक्वल की साइन आती है बीच में। यहाँ देखिए, टाइप एलियास नेम इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग टाइप। ये क्वेश्चन सही है और देखने में आपको फ़ौरन ही पता लग रहा है कि ये तीनों बाकी जो रिमेनिंग है ए बी डी, ये रॉन्ग आंसर्स हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी कि फाइंडिंग द रॉन्ग आंसर्स, वो हमें देखते ही नज़र आ गए। जो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है वो मैंने अपनी पहली वीडियो थी उसमें बताई थी। आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें, ऊपर मैं उसका लिंक दिखा रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन टाइप स्क्रिप्ट हाउ डज स्ट्रक्चरल टाइपिंग चेक कंपेटिबिलिटी। अच्छा, जो स्ट्रक्चरल टाइपिंग है वो उसमें जो है ना शेप ऑफ द टाइप्स की बेसिस के ऊपर कंपेटिबिलिटी चेक की जाती है। तो अगर ये डेफिनेशन अगर आपको याद होगी तो आपके लिए आसानी होगी। अब ज़रा चेक करते हैं। बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ द टाइप, नेम के ऊपर नहीं की जाती। बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, इसके ऊपर भी नहीं की जाती। चेक्स कंपेटिबिलिटी बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द टाइप, ये बिल्कुल सही है। उसका मतलब है मीनिंग इट looks at the properties and their type. Structural typing checks completely based on inheritance and class inheritance, ये भी सही नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन एन इंटरफेस इन टाइप स्क्रिप्ट। तो जनाब, इंटरफेस को बिल्कुल इसी तरह डिफाइन किया जाता है जिस तरह ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन है, इंटरफेस पर्सन नेम स्ट्रिंग एज नंबर। और जनाब इसमें इक्वल की साइन लगी है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर पर्सन के बाद टाइप बता रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे पहले देखें इंटरफेस है, ये सही है, इसमें टाइप और लेट की जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टाइप गार्ड्स इन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, जो टाइप गार्ड्स जो होते हैं वो चेक करते हैं कि रन टाइम पे वेरिएबल की टाइप क्या है और उसकी पॉसिबल टाइप्स को नैरो डाउन करते हैं विद इन अ ब्लॉक। अब इसमें देखते हैं कि मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये वाला जो मैंने क्विज का पार्ट बनाया है ये बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बनाया है। तो अगर आपको डेफिनेशंस याद हैं तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो ये क्विज़ का मकसद ही यही है कि आप इनकी डेफिनेशंस याद कर लें ताकि आपका आंसर सही हो जाए।
टाइप गार्ड्स आर यूज टू कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ये सही नहीं है। टाइप गार्ड्स आर यूज टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल एट रन टाइम एंड नैरो डाउन द पॉसिबल टाइप्स विद इन अ ब्लॉक, ये सही है। टाइप गार्ड्स आर ओनली एप्लीकेबल टू वेरिएबल्स with a specific type such as string और number, नहीं ये सही नहीं है। Used to enforce compile time type checking without run time validation, ये भी सही नहीं। तो जनाब आंसर जो ऑप्शन बी है वो जो है ना वही सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। What is the correct syntax for defining an object in TypeScript? देखते हैं जी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने में। लेट ऑब्जेक्ट नेम स्ट्रिंग एज, ये देखें ब्रैकेट के अंदर है तो ये तो सही नहीं हो सकता। लेट ऑब्जेक्ट नेम स्ट्रिंग एज नंबर इक्वल की साइन लगी है तो ये भी नहीं हो सकता। सॉरी, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल की साइन यहाँ लगी है तो ये भी नहीं हो सकता। लेट ऑब्जेक्ट कॉलन नेम स्ट्रिंग एज नंबर इक्वल टू, ये सही लग रहा है। लेट ऑब्जेक्ट कॉलन नेम स्ट्रिंग नंबर, एरो फंक्शन नहीं हो सकता। तो जो वाहिद सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। व्हाट इज़ द टाइप असर्शन इन टाइप स्क्रिप्ट? टाइप असर्शन टाइप स्क्रिप्ट में क्या होती है जनाब? ये हमने देखा था कि जो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि वो ट्रस्ट करे टाइप डिक्लेरेशन पे, ये यूज़ की जाती है। तो आप देख लें, टेल द कंपाइलर टू ट्रस्ट टाइप डिक्लेरेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नन ऑफ द अबव टाइप है तो इसके अंदर सिर्फ 10% चांस होता है कि ये सही होगा। तो आप बाकी 3 चेक कर लेते हैं तो ये सही है, बाकी ये 2 चेक कर लें। डिक्लेयर ऑब्जेक्ट टाइप एक्सप्लिसिटली, ये नहीं है सही। इन्फोर्स टाइप कास्टिंग, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड एन इंटरफेस इन टाइप स्क्रिप्ट? तो वो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज अ बिल्ट इन टाइप यूज फॉर स्टोरिंग की वैल्यू पेयर्स, बिल्कुल सही है। वाइल एन इंटरफेस यूज टू डिफाइन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड, बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन सही। लेकिन आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर एज एन इंटरफेस कैन ओनली बी यूज टू डिफाइन फंक्शंस, नहीं जी बिल्कुल गलत है। एन ऑब्जेक्ट इज अ टाइप स्क्रिप्ट फीचर फॉर creating types with properties while an interface is used exclusively for classes, नहीं जी exclusively classes के लिए यूज नहीं होता है। an object and interface are interchangeable and do not have any distinct difference, ये भी नहीं है। तो जनाब जो ऑप्शन ए है ना वो सही लग रहा है, देखते हैं जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट void type and type script? अच्छा, void type जो होती है वो can be used, void type can be used as a return type to indicate that a function returns a value, नहीं जनाब। void can be used as a return type to indicate that a function does not return any value, ये सही लग रहा है। void can be used to define variables that can hold any type of value, नहीं ये सही नहीं है। void is used to declare variables that can only hold null or undefined, तो जनाब ये ए सी और डी तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए, देखते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टाइप असर्शन? अच्छा जी, टाइप असर्शन किस चीज़ के लिए यूज होती है? टू इन्फोर्स टाइप सेफली इन टाइप स्क्रिप्ट, नहीं जनाब। टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अ वैल्यू व्हेन टाइप स्क्रिप्ट कैन नॉट इन्फर इट करेक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टू वैलिडेट द टाइप ऑफ अ वैल्यू एट रन टाइम, नहीं। टू चेंज द टाइप ऑफ अ वैल्यू एट रन टाइम, नहीं। तो ए सी और डी रॉन्ग आंसर है और बी सही है, तो बी ही इज द ऑप्शन, राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द टाइप कास्टिंग इन टाइप स्क्रिप्ट? टाइप कास्टिंग क्या होती है जनाब? कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे जब आप वैल्यू को एक टाइप से दूसरी पे कन्वर्ट कर देते हैं तो दिट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, तो ये बी ऑप्शन है। आगे देखते हैं। परफॉर्मिंग अ टाइप कन्वर्जन दैट चेंजेस द टाइप ऑफ अ वैल्यू एट रन टाइम, नहीं कंपाइल टाइम पे होती है। इन्फोर्सिंग अ स्पेसिफिक टाइम फॉर अ वेरिएबल एंड इंश्योरिंग रन टाइम चेकिंग, बिल्कुल नहीं, रन टाइम नहीं, कंपाइल टाइम पे होती है। असाइनिंग अ वैल्यू वन टाइप टू वेरिएबल एट अनदर टाइप विदाउट कन्वर्जन, नहीं ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है जनाब। तो यहाँ पर हमारा क्विज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया और आपकी बहुत हेल्प होगी, तो इंशाल्लाह आपका क्विज बहुत अच्छा होने वाला है।
आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियोस को देखें, उन्हें पसंद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाउ डू यू डिफाइन अ क्लास विद प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। अच्छा, क्लास डिफाइन करनी है तो सबसे पहले आप देख लें कि इनको एक नज़र देखें ताकि आपको पता लग जाए वेरिएबल, कांस्टेंट, क्लास, टाइप। तो इसके अंदर देखिए सिर्फ डिफाइन जो है ना, क्लास सिर्फ यहीं पे हुई हुई है, तो इसका सिंटैक्स देख लें। प्रॉपर्टी और मेथड्स के साथ यही डिफाइन हुई हुई है, तो सिर्फ क्योंकि टाइप है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, सिर्फ टाइप सी जो है ना, दिस इज़ द ओनली राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। व्हाट इज टाइप असर्शन इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप असर्शन क्या होती है? इनफोर्स टाइप कास्टिंग, ये सही नहीं है। टेल द कंपाइलर टू ट्रस्ट योर टाइप डिक्लेरेशन, ये सही है। डिक्लेयर वेरिएबल टाइप एक्सप्लिसिटली, नहीं, ये सही नहीं है। इन्फर वेरिएबल टाइप, उससे इन्फर नहीं करता है। तो जनाब जो टाइप बी है ना, वो सही ऑप्शन है। ये जो हम देखते हैं कि एलिमिनेशन करते हैं और फिर आंसर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इस तरह की क्विज का। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर देने जा रहा हूँ, ताकि आप वो वीडियो देखें और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आपका पेपर बहुत शानदार हो इंशाल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। व्हाट आर फंक्शन टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है कि मल्टीपल आंसर जो है वो सही हो सकते हैं, तो देख लेते हैं कि फंक्शन टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ फंक्शन, बिल्कुल सही है। टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल नहीं, वेरिएबल नहीं है। टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ क्लास, बिल्कुल नहीं है। टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सही है। तो ए और डी जो है वो सही लग रहे हैं, देखते हैं अब आगे। बिल्कुल सही है, ए और डी जो है वो सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अच्छा, इसके अंदर देखिए कि आपको अगर डेफिनेशन याद है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं और इंटरफेसेस क्या होती हैं, जब भी आप जो है ना ये आंसर कर सकते हैं। और इसमें आप देख लें वैसे कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो अप्लाई करती हैं, और जो इंटरफेसेस होते हैं उसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, ये तो नहीं हो सकता। इंस्टेंटिएटेड इंटरफेस कैन नॉट बी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस प्रोवाइड नो इम्प्लीमेंटेशन, ये सही लग रहा है, ये सही है तीसरा वाला। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफाइन प्रॉपर्टीज, इंटरफेस डिफाइन मेथड्स, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ऑप्शन सी ही जो है ना वो राइट होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इस तरह करने से ये होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप एलिमिनेशन मेथड को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको आंसर आता है तो मैं आई वुड प्रेफर कि आप डेफिनेशन याद रखें, लेकिन बाकी जो कुछ आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनको भी चेक कर लें ताकि आप श्योर हो जाएं। टाइम बहुत होगा आपके पास वहाँ पर, मोर देन एनफ टाइम होता है। 10 to 12 to 15 मिनट्स में आपका ये क्विज पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। व्हाट आर सम पॉपुलर टाइप स्क्रिप्ट प्रिंटर्स एंड कोड फॉर्मेटर्स। जो पॉपुलर टाइप स्क्रिप्ट प्रिंटर्स और कोड फॉर्मेटर्स हैं वो देख लेते हैं। लिंटर, ये स्लिंट है, और प्रीटियर जो है वो फॉर्मेटर है। तो जो ऑप्शन ए ही जो है ना वो जो पहले सबसे बड़ा हुआ है वही सही आंसर है। बाकी ये लिंटर्स दिए हुए हैं, ये लिंटर नहीं है ये। तो ये ऑप्शन ए जो है ना ये वाहिद सही ऑप्शन है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप इंटरफेस इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप इंटरफेस क्या होता है कि जिससे ऑटोमेटिक आपको पता लग जाए, डिटेक्ट हो जाए कि वेरिएबल की टाइप क्या है। यहाँ देखते हैं, मैनुअल असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, ये सही नहीं है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ अ वेरिएबल सही है। टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेटिंग ऑफ वेरिएबल टाइप, तो बी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं, बिल्कुल सही। आगे की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू डिफाइन अ यूनियन टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। यूनियन टाइप को डिफाइन करने के लिए जनाब ये वाली सिंपल यूज़ होती है, और ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, लेकिन इसके अंदर इक्वल की साइन होनी चाहिए, तो दिस इज़ द राइट वन। सी जो है वो सही होना चाहिए। बाकी ये दो तो एलिमिनेट हो गए, एंड लगा हुआ है। यूनियन टाइप यूज़ होती है। बिल्कुल सही है वाला सही आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जनाब ये अगर आपको डेफिनेशन याद है इसकी, कि नाम से ही पता लग रहा है, यूनिट टेस्टिंग जो है ना वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे होती है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स पे एक साथ होती है। तो हाउ कैन यू यूज टाइप स्क्रिप्ट विद टूल्स लाइक टाइप स्क्रिप्ट प्ले ग्राउंड एंड क्विक एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें
ये क्वेश्चन है, आप इसको देखें। इसमें आप वही स्ट्रेटजी यूज़ करें जो कि हम यूज़ करते आए हैं। हम मुख्तलिफ टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी कि सबसे पहले आप ये देख लें कि कौन से आंसर्स जल्दी से पढ़ के रॉन्ग हैं, और ताकि आपको पता लग जाएगा कि सही कौन कौन से हैं, तो वही स्ट्रेटजी आप यूज़ करें। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप डेफिनेशंस आपको अगर याद होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जो मुख्तलिफ टिप्स और सीक्रेट्स मैंने बताए थे एमसीक्यूज़ के, वो आप मेरी जो वीडियो है, जो मैं यहाँ ऊपर लिंक पे शो कर रहा हूँ, ये देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है, राइट एंड रन टाइप स्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली इनटू द ब्राउज़र, दिस इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है, तो ए और डी तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, और टर्मिनल में चलाने के लिए ये यूज़ नहीं होता है। ये दो जो टूल्स हैं ये ब्राउज़र में चलाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर यूनियन टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट? इसमें भी आप पहले ये देख लें कि आपको अगर डेफिनेशंस अच्छे से आती हैं तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे और आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर वो जो टिप्स और ट्रिक्स हमने बताई हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें कि मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल्स को के डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए जो है ना यूनियन को यूज़ किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है, इट इज़ द राइट ऑप्शन, डिफाइनिंग ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये बिल्कुल सही है। एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस बी के अंदर लिखा हुआ है, ये गलत है। रिटर्न्स मल्टीपल डेटा टाइप्स, ये भी गलत है। इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, ये भी गलत है। तो पहले ही सिर्फ जो है ना वो सही आंसर है। हम एक दफ़ा रीड सारे ऑप्शन इसलिए कर लेते हैं कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं ऐसा ना हो जल्दी में हमने पहले ही पढ़ के लगा दिया हो टिक, तो एक दफ़ा सारे ऑप्शंस को गो थ्रू ज़रूर कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि आपने जो आंसर लगाया है वही वाहिद ऑप्शन है जो कि सेलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन अ सिंपल फंक्शन इन टाइप स्क्रिप्ट? ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इसलिए चेंज की है ताकि आपके पास डायरेक्ट पहली ही नज़र में आंसर पता ना लग जाए, बल्कि आप एक दफ़ा देखें इसको और फिर आप जो है वो आपको पता लगे कि जनाब इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग है, इसके अंदर भी कुछ मिसिंग है। हाँ भाई, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये टाइप सही है। तो आपको पता लगेगा कि देखें इसके अंदर जो है वो कॉलन कहीं पे भी नहीं है, और जबकि सिंपल फंक्शन को डिफाइन करने के जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर कॉलन आते हैं। तो देखते ही आपको पता लग जाएगा। तो अगर बेसिक डेफिनेशंस आपको, ये मेरे बहुत क्विज के अंदर तकरीबन मैं 100 जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आपको पास आती रहेंगी। तो अगर वो डेफिनेशंस ही आप याद कर लें तो आपका क्विज बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर प्योर फंक्शंस? ये प्योर फंक्शंस क्या होते हैं? मैंने अभी बताया कि जो है जो डेफिनेशंस जो है वो अगर आपको याद हैं तो आप बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखते हैं बी, फंक्शंस दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, नहीं ये नहीं हो सकता। मॉडिफाई एक्सटर्नल वेरिएबल्स, ये नहीं हो सकता। परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये भी नहीं हो सकता। फंक्शंस दैट डू नॉट कॉज साइड इफेक्ट एंड रिटर्न द सेम रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट, ये सही आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, यही हमारी स्ट्रेटजी से भी यही आंसर निकला था और यही ही जो है ना वो सही ऑप्शन है। तो यही इसी तरह आप ज़रा अपने ब्रेन को थोड़ा सा टीज करके काम करेंगे। तो ये मैं क्विज इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप बिटवीन इंटरफेस एंड टाइप इन स्क्रिप्ट? इसमें भी आप देखें मुख्तलिफ क्वेश्चन को जो है वो रीड करें, मुख्तलिफ ऑप्शन को कि क्या जो है वो सही ऑप्शन है, ताकि फिर आप सही ऑप्शन पर जा सकें। तो इसके अंदर देखें ऑप्शन डी में इंटरफेसेस कैन बी मर्ज्ड, टाइप कैन नॉट। आपको पता है कि टाइप जो है वो मर्ज नहीं की जा सकती है, जबकि इंटरफेसेस किए जा सकते हैं। इसमें देखिए टाइप्स कैन बी मर्ज्ड नहीं की जा सकती हैं। आपको पता है इंटरफेस कैन एक्सटेंड क्लासेस, टाइप कैन नॉट। ये जो इंटरफेस हो सकते हैं एक्सटेंड नहीं करते अपने क्लासेस, और टाइप भी अपनी क्लासेस एक्सटेंड नहीं करते। तो सिर्फ यही आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। हाउ कैन यू इम्प्रूव कोड डॉक्यूमेंटेशन एंड रीडेबिलिटी? अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें, अगर आपको डेफिनेशंस याद हो मुख्तलिफ चीज़ों की, ये बात हो रही है डॉक्यूमेंटेशन
एंड रीडेबिलिटी की। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जेएस डॉक्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बेहतर करने के लिए है और रीडेबिलिटी के लिए कमेंट्स हैं। तो इनमें देखें आप कि इनके अंदर ये दोनों अलग अलग करके लिखे हुए हैं और इसके अंदर ये दोनों मिला के लिखे हैं। तो लग ऐसा रहा है कि यानी इससे ही पता लग रहा है कि जो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। यूज ओनली कोड एग्जाम्पल्स तो आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर ए इज़ द राइट वन। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से जो है वो आएगा। इसीलिए पहले मैं आपको विदाउट सोल्यूशन दिखा रहा हूँ और फिर सोल्यूशन के साथ दिखाता हूँ, ताकि आप जल्दी से 2-3 सेकंड में इसको रीड करके आंसर पर पहुंच जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखें कि हाउ डू यू डिफाइन अ जेनेरिक फंक्शन। तो इसमें अगर आपको सिंटेक्स याद है तो आप बज़ाहिर आसानी से इसको क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ और पैरामीटर की टाइप डिफाइन करके यहाँ टाइप रिटर्न कराते हैं इसके अंदर, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट आर एम्बिएंट डिक्लेरेशन इन टाइप स्क्रिप्ट। तो हमने पहले भी ये देखा था कि जो एम्बिएंट डिक्लेरेशन होती हैं वो बेसिकली टाइप डिफाइन करती हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। तो आप देख लें, डिक्लेरेशंस दैट डिफाइन टाइप्स फॉर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। ये देखिए, ये सही आंसर है। यहाँ पे इंटरनल लाइब्रेरीज की बात हो रही है, ये टाइप्स की बात नहीं हो रही, फंक्शंस की बात हो रही है। जबकि डिक्लेरेशंस होती हैं एम्बिएंट डिक्लेरेशंस, वो टाइप डिफाइन करती हैं, क्लासेस डिफाइन नहीं करती, और ये वैसे इंटरनल की बात हो रही है। तो एक्सटर्नल टाइप्स यानी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जो टाइप होती है उनको डिफाइन करने के लिए एम्बिएंट डिक्लेरेशन यूज होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। व्हाट इज करींग इन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी ट्रिक ये है कि मल्टीपल आंसर जो है वो इसके सही हो सकते हैं। तो आप देखेंगे करींग आंसर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग अ फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इनटू अ सीरीज ऑफ फंक्शन विद सिंगल आर्गूमेंट, ये सही है। डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम, नहीं, ये करींग का कंसेप्ट नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म है। कॉलिंग फंक्शंस फ्रॉम विद इन अदर फंक्शंस, ये बिल्कुल सही है, करींग फंक्शन का ये कंसेप्ट है। यूजिंग फंक्शंस टू मॉडिफाई वेरिएबल, ये गलत है। तो आप देखें कि ए और सी आर द राइट ऑप्शंस। आगे चलते हैं। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज कोड इनटू मॉड्यूल्स फॉर बेटर मेंटेनेबिलिटी। यूज नेम्स, यूज मॉड्यूल, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यूज क्लासेस, यूज फंक्शंस। आपको पता है कि मॉड्यूल जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, तो मॉड्यूल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा के आप अपने जो कोड है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ द बी। तो उम्मीद है मुझे कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ और आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन टू रिजर्व अ स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग को रिजर्व करने के लिए यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं वो एरो मेथड यूज़ करते हैं। रिजर्व मेथड से यानी लूप से भी हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये कोई जावा टाइप स्क्रिप्ट में जो है ना ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है। स्ट्रिंग मेथड जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता और रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो नहीं होता है टाइप स्क्रिप्ट में। तो इसका जो वाहिद ऑप्शन है या सही ऑप्शन है वो यूज़ एरे मेथड से। अगर इसके अंदर ये होता ना कि मल्टीपल क्वेश्चन लगाने, तो हम ए और बी दोनों को लगा सकते थे, लेकिन एरे मेथड आसान मेथड है और ये जो है ना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसलिए बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर होता कि दो को लगाना है तो फिर हम इन दोनों को लगा सकते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन कंपोजिशन। अच्छा, फंक्शन कैसे जो है वो कंपोज होते हैं। तो इसमें आप देखें फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि कॉलिंग फंक्शंस फ्रॉम विद इन अदर फंक्शंस, कि किसी और फंक्शंस के अंदर से उसको कॉल किया जाए। और दूसरी होती है कंबाइनिंग मल्टीपल फंक्शंस टू क्रिएट अ न्यू फंक्शंस, तो मुख्तलिफ फंक्शंस को मिलाकर एक न्यू फंक्शन बनाया जाए। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जो कि बी और सी पे रखी हैं। अगर बाकी आप देखें डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम, ये फंक्शन कंपोजिशन की डेफिनेशन नहीं है। ये हम एक कंसेप्ट अभी पढ़ेंगे आगे इसी क्विज के अंदर, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हम जो है ना सेम नेम और यूज़ करते हैं मल्टीपल फंक्शंस के लिए। वो दूसरा कंसेप्ट है, हम देखते हैं उसको। यूजिंग फंक्शंस टू मॉडिफाई वेरिएबल्स, ये भी फंक्शन कंपोजिशन नहीं होती है। तो बी और डी आर द राइट आंसर्स, क्योंकि लिखा हुआ है चूज मल्टीपल फ्रॉम बिलो, तो इसलिए हमने दोनों यूज़ कर लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँ, आप ये बात याद रखें कि मेरी एक वीडियो जो कि एक
एमसीक्यूज को सॉल्व करने की है कि उसको किस तरह साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से सॉल्व करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप देखें इस वीडियो को, वो आपको बहुत हेल्प करेगी एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कहता है, हाउ डू यू क्रिएट अ सब क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। तो एक्सटेंड की कमांड जो है वो यूज़ होती है इसमें। देखते हैं एक्सटेंड की कमांड, देखें यहाँ पे लगी हुई है कि सब क्लास को एक्सटेंड करें पेरेंट क्लास पे। बाकी देखें इम्प्लीमेंट है, इनहेरिट है, इंक्लूड्स है, ये तीनों नहीं यूज़ होती, एक्सटेंड की क्लास यूज़ होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। आगे चलते हैं, हाउ कैन यू यूज़ एम्बियंट डिक्लेरेशंस टू डिफाइन टाइप्स फॉर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। अच्छा, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो यूज़ की जाती है ना, वो कीवर्ड्स को डिक्लेयर करने के लिए की जाती हैं, एम्बियंट डिक्लेरेशंस जो होती हैं। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वही ये है, डिफाइन नहीं करते कीवर्ड्स को, इंपोर्ट नहीं करते और एक्सपोर्ट नहीं करते एम्बियंट डिक्लेरेशंस के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कहता है, हाउ कैन यू अचीव पोलीमोर्फिज्म। पोलीमोर्फिज्म यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। अभी जो मैं बात कर रहा था कि मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम एंड सेम पेरीमीटर्स बनाए जाते हैं, वो ये वाला कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम जो है वो मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं सेम नेम और सेम पेरीमीटर्स के साथ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ये नहीं है, क्योंकि सेम नेम होता है और सेम पैरामीटर्स होते हैं। डिफाइन फंक्शंस विद डिफरेंट क्लासेस, ये नहीं हो सकता। डिफाइन फंक्शंस विद डिफरेंट नेम्स, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओनली। 6 को देखते हैं, हाउ डू यू डिफाइन अ क्यूरीड फंक्शन। तो जो क्यूरीड फंक्शन होता है वो क्या होता है कि यूज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अनदर फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है। तो ऑप्शन सी जो है ना, वो ये आपको सही आंसर बता रहा है। जबकि दूसरी जो चीज़ें हैं, यूज अ फंक्शन दैट टेक्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, हर फंक्शन लेता है। यूज अ फंक्शन दैट कॉल्स अनदर फंक्शन, कॉल की बात नहीं, रिटर्न करता है, ये क्यूरेट फंक्शन जो होता है। यूज अ फंक्शन दैट मॉडिफाइज वेरिएबल, नहीं, जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ डू यू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग वेरिएबल एंड असाइन अ वैल्यू टू इट। सबसे पहले डिक्लेयर करना है और फिर असाइन करना है। तो यहाँ देखें, लेट, आपको पता है जावास्क्रिप्ट में लेट यूज़ होता है, तो यहाँ तो वार, कॉन्स्ट और टाइप यूज़ हो रहा है, तो ये तो यूज़ ही नहीं होगा। लेट स्ट्रिंग, पहले इसको जो है इसने असाइन किया, उसके बाद इसने वैल्यू डिक्लेयर करा दी इसकी कि भाई, तो पहले डिक्लेयर कराया है, उसके बाद वैल्यू हेलो की असाइन करा दी है। तो ये जो है वो सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, डिफाइन अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। एक वेरिएबल को टाइप करने के लिए हमने अभी डिस्कस किया था कि लेट की कमांड यूज़ होती है, बार वेरिएबल डिफाइन यूज़ नहीं होती है टाइप स्क्रिप्ट में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, हाउ डू यू डिफाइन अ हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मोर देन वन आंसर जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो कॉल बैक कराते हैं, ये इसके पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर्स को डिफाइन कराते हैं, और एरो फंक्शन होता है वॉइड के साथ। यहाँ पे भी पैरामीटर्स, इनकी डेफिनेशन और एरो फंक्शन होता है वॉइड के साथ। बाकी फंक्शन नेम, कॉल बैक, ये प्रोसीजर नहीं है, ये भी सिंटैक्स नहीं है। तो ये दो जो है ना, ये आप याद रख लें कि ये सिंटैक्स है हायर ऑर्डर फंक्शन को डिफाइन करने का। हाउ कैन यू मैनेज कोड कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेबिलिटी इन लार्ज टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हमने ये सर अमीन आलम ने हमें पढ़ाया था कि उनको हमें बनाने के लिए यूज़ अ मॉड्यूलर कोड स्ट्रक्चर जो है, यानी मॉड्यूल्स बनाते हैं, और उन मॉड्यूल्स को मिला के फिर जो है ना, वो हम एक टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है कॉम्प्लेक्सिटी और मेंटेनेबिलिटी के हवाले से। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दूसरे भी देख लेते हैं, यूज़ अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, नहीं है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यूज़ कंसिस्टेंट कोडिंग स्टैंडर्ड, अगर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ही आदमी जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कैसे करेगा। यूज़ कंसिस्टेंट कोडिंग स्टैंडर्ड, ये अच्छी बात है, लेकिन ये मेंटेनेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सबसे पहली चीज़ नहीं है। सबसे जो बेहतर है वो मॉड्यूलर कोड है। यूज़ वर्जन कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मॉड्यूलर कोड स्ट्रक्चर से ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो राइट आंसर जो है, या राइट ऑप्शन जो है, वो ऑप्शन ए है। तो ये था हमारा अभी का क्विज़। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। मुझे इन चीज़ों को बताने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखें, ताकि मेरी मोटिवेशन इसी तरह बरकरार रहे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर अ टाइप assertion?
इन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, टाइप असर्शन के लिए जो है ना, एज का जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है। तो इसके अंदर आप ये देखें कि एज का कीवर्ड यूज़ हुआ है और बाकी चीज़ों के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। तो ये सिंपल सिंटेक्स्ट ऐसा है जो कि असर्शन को, टाइप असर्शन को क्वालिफाई कर रहा है। तो टाइप बी इज़ द राइट आंसर। हाउ डू यू डिफाइन अ यूनियन टाइप इन द टाइप स्क्रिप्ट। ये यूनियन की साइन है और मुख्तलिफ टाइप्स के दरमियान ये यूनियन लगा के जो है वो टाइप डिफाइन की जाती है। तो टाइप ए जो है वो सही है, और देख लें आप बाकी किसी में इसमें है और ये, लेकिन ये एरे के अंदर दिया हुआ है तो ये रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप assertions। अच्छा, जो एक्सप्लिसिट टाइप assertions होती है उसके लिए हमें एज कीवर्ड की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर देखें ये लिखा हुआ है कि एक्सप्लिसिट टाइप assertions डोंट रिक्वायर द एज कीवर्ड, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह ना एक्सप्लिसिट टाइप को टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है, ना ही एक्सप्लिट को, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। तो वाहिद आंसर जो हमारा सही है वो टाइप ए ही बचता है। तो ये भी एलिमिनेशन मेथड है, जैसे कि हम, आपको याद होगा कि हमारी जो पहली वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने प्रूवन टेक्निक्स और प्रूवन मेथड्स बताए थे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के, अगर वो आप देखेंगे वीडियो तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी वीडियो, और वो बहुत अच्छी वीडियो है, वो ज़रूर देखें। और मेरा काम अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी मोटिवेशन में इजाफा होगा और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आगे चलते हैं। हाउ डू यू डिफाइन स्टैटिक मेथड एंड प्रॉपर्टीज़। अच्छा, स्टैटिक मेथड और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने के लिए हमें ब्रैकेट के अंदर स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ और स्टैटिक मेथड टाइप करना पड़ता है। और अगर आप देखें तो ऑप्शन बी के अंदर सिर्फ जो है वो स्टैटिक टाइप और स्टैटिक मेथड जो है वो डिफाइन किया गया है, बाकी सिमिलर है। लेकिन इसमें देखिए कहीं पे भी स्टैटिक टाइप और स्टैटिक मेथड नहीं है। कहीं अगर स्टैटिक लिख दिया तो मेथड ऐसे छोड़ दिया है, कहीं मेथड के साथ प्रोटेक्टेड लिख दिया है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो सिर्फ बी है। व्हाट आर डेकोरेटर्स इन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, जो डेकोरेटर्स होते हैं वो स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं बिहेवियर ऑफ क्लासेस, मेथड्स, और ये जैसे दूसरे जो क्वेश्चंस हैं कि ये परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये भी सही नहीं है। मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ये भी सही नहीं है। और मॉडिफाई करते हैं वेरिएबल्स को, ये भी सही नहीं है। तो सिर्फ ऐसे फंक्शंस जो क्लासेस और मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को मॉडिफाई करें, वो वाले फंक्शंस जो है वो डेकोरेटर्स कहलाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप असर्शन इन टाइप स्क्रिप्ट। तो असल में टाइप असर्शन क्या करती है कि वो असल पे कंपाइलर को बताती है कि जो टाइप डिक्लेयर हमने की उस पर वो ट्रस्ट करे। तो ये इन्फोर्स नहीं करती टाइप कास्टिंग को, डिक्लेयर द एक्सप्लिसिटली नहीं करती, इन्फर भी नहीं करती, टेल बट टेल द कंपाइलर टू ट्रस्ट द टाइप डिक्लेरेशन। तो डी इज़ द राइट आंसर। हाउ डू यू यूज टाइपस्क्रिप्ट विद पॉपुलर लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट और एंगुलर। अच्छा, जो हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि डेफिनेशन और लाइब्रेरीज जो है वो हम डिफाइन कर सकें। तो इसलिए इसमें जो सही आंसर है वो भी है। बाकी यूज़ ओनली जावा स्क्रिप्ट, यूज़ ओनली टाइप स्क्रिप्ट, या इन दोनों के साथ हम यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में पूछा ये गया है कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है, तो इनको डिफाइन करने के लिए डेफिनेशंस और टाइप डेफिनेशन और लाइब्रेरीज के लिए यूज़ किया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर जेनेरिक्स इन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, जेनेरिक्स जो होते हैं ना वो असल में टेम्पलेट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं क्लासेस और फंक्शंस को कि वो डिफरेंट डेटा टाइप के साथ वर्क कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन सी, जो ऑप्शन सी है ये सही है। आप देखें फंक्शंस दैट रिटर्न डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्लासेस, क्योंकि फंक्शंस भी नहीं होते, ये क्लासेस भी नहीं होती और ये मेथड्स भी नहीं होते, ये टेम्पलेट्स होते हैं। तो जैसे ही ये आप देखते हैं शुरू में आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि ये जेनेरिक्स जो हैं वो असल में टेम्पलेट्स होते हैं। तो जो ऑप्शन सी है इट इज़ द राइट वन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ डू यू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखना पड़ेगा। तो इस किसी में भी आप देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ जो हमारा ऑप्शन ए है इसको डिफाइन करने के लिए जब हमने इसको डिफाइन किया है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा है। तो दिस इज़ द ओनली राइट आंसर। तो चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू इंटीग्रेट लिंटर्स एंड फॉर्मेटर्स इनटू योर डेवलपमेंट वर्कफ्लो।
अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ की गई हैं। यूज़ प्री पुश हुक्स, यूज़ पोस्ट कमिट हुक्स, यूज़ पोस्ट पुश हुक्स। अच्छा, आपको गिटअप्स की मुख्तलिफ चीज़ें तो पता होंगी जब आप ये काम कर रहे होते हैं और ये इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की। तो पहले तो ये समझ लें कि जो लिंटर्स और फॉर्मेटर्स होते हैं ये आपके कोड की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए यूज़ होते हैं, एरर्स की डिटेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और ये जहाँ यूज़ होते हैं वो कमिट करने से पहले यूज़ होते हैं या फिर जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट हो होती है उसके वक्त यूज़ हो होते हैं। तो जो आंसर डी है यानी ऑप्शन डी है, इट इज़ द राइट वन। CI/CD का मतलब है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट स्लैश डिलीवरी। और ये प्री कमिट हुक्स है यानी कमिट करने से पहले ये रूटीन्स चलती हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ एनी टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। इसमें देखें, हमें देखना है कि कौन कौन से रॉन्ग आंसर हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो मेन जो सिंटैक्स है उसका कौन उस पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, टाइप एनी है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट में ही जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल। क्योंकि एनी टाइप है इसलिए ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है और ये बुलियन है। तो तीनों तरह के जो है ना वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनी लिखा है, ये इसका टाइप नहीं है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं और यहाँ पर ग्रेटर एंड लोअर देन का साइन लगा हुआ है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो नंबर ए जो है इट इज़ द राइट ऑप्शन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपकी याद दहानी करा दूं कि मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने MCQs को सॉल्व करने के प्रूवन एंड साइंटिफिक मेथड्स बताएं, वो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे रहा हूँ, वो बहुत अच्छी वीडियो है। इसके अलावा प्लीज़ मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। चलें हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the correct syntax to define a tuple in the TypeScript? अच्छा, टपल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है और स्ट्रिंग नंबर जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, जितने टाइप्स होती हैं वो डिफाइन की जाती हैं। तो ये ब्रैकेट नहीं होता इसलिए ये गलत है, बीच में यूनियन का साइन नहीं होता इसलिए ये गलत है, ये एरो फंक्शन नहीं लगता है इसलिए ये भी गलत है। तो जो वाहिद जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। हाउ डू यू डिफाइन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। स्ट्रिंग्स की एरे डिफाइन करने की बात हो रही है तो जनाब स्ट्रिंग दिखाया, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर ये तीन ब्रैकेट के अंदर ABC लिखा है तो यही सही है। बाकी यहाँ देखें स्ट्रिंग यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ इसके अंदर स्ट्रिंग लिखा है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तीनों फॉर्मेट सिंटैक्स के सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए टाइप ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू असाइन स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यूज टू मेंबर्स ऑफ अ टाइप स्क्रिप्ट enum। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी होती है वो हम इक्वल की साइन लगा के यहाँ पर कर देते हैं जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इसकी। तो यहाँ इक्वल की साइन लगा के जैसे यहाँ किया, ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर देखें असाइनमेंट पहले और इक्वल की साइन बाद में और फिर जो है ना वो वेरिएबल लिखा हुआ है, तो ये वाला तरीका सही नहीं है। इसी तरह ये भी साइन नहीं लगती है तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द ओनली राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्ट पेरीमीटर एंड टाइपस्क्रिप्ट। रेस्ट पेरीमीटर की बात हो रही है तो रेस्ट पेरीमीटर क्या होते हैं, दे आर यूज टू रिप्रेजेंट एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन एन एरे। मुख्तलिफ ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेरीमीटर इन अ फंक्शन, कि पहला पेरीमीटर होना चाहिए, ये गलत बात है। कैन ओनली बी यूज्ड विद फंक्शंस दैट हैव अ फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स। फिक्स नहीं होते, जितने भी चाहे दे सकते हैं, जिस टाइप का भी हो। स्पेसिफिक टाइप एंड कैन नॉट बी एन एरे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है इज द ओनली राइट ऑप्शन। इन टाइप स्क्रिप्ट विच स्टेटमेंट अबाउट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इज करेक्ट। कह रहा है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, ये गलत है। इसी तरह लोकल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट, बिल्कुल गलत बात है। नन ऑफ द अबव है तो जाहिर है
10% चांस थे कि ये वाला सही हो। तो ये तीसरा वाला देखते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, हाउ डू यू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। तो जनाब ये मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, मल्टीपल आंसर्स भी ट्रू हो सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये देखें कि दो तरह से जो है ना वो एक्सप्लिसिट टाइप को डिफाइन किया था, एक तो एज के साथ और दूसरा ये जो ग्रेटर लोअर देन की जो साइन होती है इसके साथ। तो ये दोनों सही दिए हुए इसके साथ, और ये जो साइन है इसके साथ नहीं दिया जाता कभी भी जो है टाइप कास्ट, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। तो ए और सी आर द राइट आंसर्स। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द अननोन टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इसकी अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आसानी होगी। देखें बी, देखें टू होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू बट रिक्वायर्स टाइप चेकिंग बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप देखें लिखा हुआ है अननोन इज सिनोनिमस विद एनी, एनी की तरह है, बिल्कुल गलत बात है, तो ये रॉन्ग आंसर है। अननोन अलाउज अ वेरिएबल टू होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी टाइप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये भी गलत बात है। और टाइप चेक, जाहिर टाइप चेक होती है परफॉर्मेंस से पहले। अननोन इज यूज टू डिफाइन वेरिएबल्स दैट कैन ओनली होल्ड वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, ये भी गलत है। तो सिर्फ जो सही आंसर है वो आपका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर बेसिक स्ट्रिंग हैंडलिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इसमें देखें कि नन ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन है, तो 10% तो चांस यही है कि ये नन ऑफ द अबव आंसर सही नहीं होगा। तो पहला देखते हैं कि स्ट्रिंग जो है ना इस तरह डिफाइन नहीं होता, कोटेशन मार्क में होता है, तो ये वाला तो सही है, ये वाला गलत है। और ये देख लेते हैं स्ट्रिंग जो है वो इस तरह में डिफाइन नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 5 कंसोल लॉग रिजल्ट 10, यानी रिजल्ट को लॉग करा रहे, जाहिर है ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो आंसर या तो ट्रू में होगा या फिर फॉल्स में होगा। तो 10 ग्रेटर होता है 5 से, तो जनाब ये ट्रू आंसर है, ये भी गलत है, जाहिर है फॉल्स भी नहीं है, और ये सही आंसर जो है वो इसका ए है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। हाउ कैन बी डिक्लेयर वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप डायरेक्टली भी उसका आंसर दे सकते हैं। ये वाली जो ट्रिक्स हमने बताई थी वो जब थी कि जब आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हर सवाल में, हर क्वेश्चन के अंदर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करें। तो इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे एग्जाम के अंदर, क्विज के अंदर स्टूडेंट्स ने बताया कि जिनके मल्टीपल ट्रू आंसर थे, तो ये वही इसी तरह का एक सवाल मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहले जो हम स्ट्रेटजी लगाएंगे वो होगी लुक फॉर द रॉन्ग आंसर। तो हम देखते हैं यहाँ वेरिएबल की बात हो रही है कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है, तो लेट वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेट वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे हैं जो सही नहीं हो सकते। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो ऑप्शन बी और सी आर द राइट आंसर्स। तो इसमें हम दो चूज करेंगे। आगे चलते हैं, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द कोड। ये कोड लिखा हुआ है ग्रीटिंग स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, लॉक करा रहे हैं ग्रीटिंग टू अपर केस, यानी जो ये हमारी ग्रीटिंग थी इसको हम अपर केस में कराएंगे। तो आप देखें हेलो वर्ल्ड सिर्फ ये ऐसा है जो अपर केस के अंदर है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसमें भी आप देख लें, अगर हम स्ट्रेटजी देखें कि 10% जो है टाइम जो नॉन ऑफ द अबव होता है वो सही, सिर्फ 10% टाइम सही होता है, अदरवाइज जो है वो दूसरे ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें भी हमने ये दो स्ट्रेटजी यूज़ की हैं और अपना सही आंसर निकाल लिया। बहुत आसान सवाल था ये। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ नंबर्स इन टाइप स्क्रिप्ट। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट नंबर फॉर्मेट में डिफाइन करने की जो है ना वो सिंटैक्स बताएं। तो इसमें देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम एरे का नाम लिखते हैं, यहाँ पर हम उसकी टाइप डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि वो एरे है। यहाँ पर ये इसने नहीं बताया, यहाँ पर भी नहीं बताया, यहाँ पर भी नहीं बताया, तो ये तीनों तो सही नहीं हो सकते। यहाँ पर देखें इसने ये बताया है कि जनाब ये एरे है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन बी है ये इट इज़ द राइट वन। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द कोड। इनम का एक कोड लिखा हुआ है, कलर्स को 3 कलर्स हम बता रहे हैं और लॉक करा रहे हैं इंडेक्स 1 को। तो हाउ डू यू डिफाइन एन इंटरफेस इन टाइप स्क्रिप्ट। तो इस इंटरफेस का जो है
सिंटैक्स है वो इस तरह होता है कि इंटरफेस लिखते हैं और फिर जो उसका नाम हमने रखना होता है वो लिखते हैं और प्रॉपर्टी और प्रोसीजर्स हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखें प्रॉपर्टी बता दी है, ये बिल्कुल सही है। इसमें देखें डिफाइन टाइप क्लास, इससे तो हम डिक्लेयर कर ही नहीं सकते इंटरफेस, तो ये वाहिद ऑप्शन है जो कि सही है। तो ए इज द राइट आंसर। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द कोड? ए नंबर है, वैल्यू 10 है, बी नंबर है, वैल्यू 10 है, लॉग करा रहे हैं ए प्लस बी को, जो कि रिजल्ट होगा 30 का। अच्छा, अब इसमें 95% टाइम्स जो है ना, वो आप देखें तो ये वाला आंसर सही होता है। तो आप देखें कि हम चेक करते हैं, ए प्लस बी मीन्स एड टू नंबर्स, बिल्कुल सही है। इट विल प्रिंट आर नंबर वैल्यू, बिल्कुल सही है। और 30, ए प्लस बी को जनाब ये प्रिंट करेगा तो 30 हो जाएगा। तो जनाब ऑप्शन डी इज द राइट वन। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन अ वॉइड फंक्शन इन टाइप स्क्रिप्ट? अच्छा, वॉइड फंक्शन में जनाब फंक्शन का नाम लिखने के बाद जो है ना हम यहाँ पे वॉइड डिफाइन करते हैं। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर वॉइड डिफाइन नहीं किया, यहाँ किया, लेकिन ये एरो फंक्शन है, सिंपल फंक्शन नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी डिफाइन नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बाकी कौन सा बचा? ऑप्शन ए। तो दिस इज द राइट सिंटैक्स। असल में होता ये है कि अगर आपको एग्जैक्टली सिंटैक्स याद नहीं है ना, तो ये बहुत आसान, बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप वो वाली गलतियां ढूंढें उन सिंटैक्स के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तीनों तो सही नहीं है सिंटैक्स। तो इसीलिए ये वाला जो टेक्निक है ना, ये सबसे सुपर टेक्निक है। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट टपल इन टाइप स्क्रिप्ट? इसमें भी देखें ये मल्टीपल ट्रूज क्वेश्चन आया था। तो टपल्स आर एरे ऑफ सिंगल टाइप, बिल्कुल गलत। टपल्स कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बिल्कुल सही है। टपल्स मस्ट हैव अ फिक्स लेंथ एंड ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ द सेम, बिल्कुल गलत। टपल्स आर म्यूटेबल इन टाइप स्क्रिप्ट, बिल्कुल सही है। तो बी और डी जो है वो राइट आंसर से, इन दोनों को हमें चूज करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ टू डिफाइन एन एरो फंक्शन इन टाइप स्क्रिप्ट? एरो फंक्शन की बात हो रही है, नन ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन है, तो 10% ही ये सही होगा। तो चेक कर लेते हैं, बाकी दो गलत चेक करते हैं। तो इसमें देखें कि इसमें कहीं भी एरो नहीं है, तो ये एरो फंक्शन नहीं हो सकता। इसमें भी कहीं एरो, अच्छा ये है एरो, लेकिन ये देखें दो इक्वल की साइन लगी हुई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों तो गलत हो गए। तो बाकी एक ही बचा हमारे पास, इसमें देख लेते हैं। कांस्टेंट माई फंक्शन पैरामीटर 1 टाइप 1, पैरामीटर 2 टाइप 2, रिटर्न टाइप, और ये है एरो फंक्शन और फंक्शन बॉडी हम यहाँ पे बताएंगे। ये बिल्कुल सही सिंटैक्स है। तो टाइप ए, ऑप्शन ए इज द राइट वन। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ द कोड एनम कलर रेड ग्रीन ब्लू? अच्छा, लॉक करा रहा है कलर डॉट ब्लू को। तो इसमें देख लेते हैं जनाब के रॉन्ग आंसर्स कौन कौन से, उससे हमें पता लगेगा। कलर्स डॉट ब्लू के ऊपर यहाँ देखते हैं 0 1 2, ब्लू तो हो नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता। वैसे हमें डायरेक्ट पता लग गया है कि 0 1 2 इसका इंडेक्स 2 है, तो प्रिंट यहाँ पे जो है वो ये जो लॉग होगा वो 2 होगी वैल्यू। तो ये डायरेक्ट आंसर है, लेकिन 3 भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इससे भी हमें पता लगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी है। मुझे यकीन है कि आप मेरी वीडियो को बहुत पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। आजकल कराची में गवर्नर सिंध का जो आईटी कोर्स चल रहा है, उसके क्विज चल रहे हैं और वो एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं। उसमें किसी किस्म का कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया है। तो किसी भी किस्म के एमसीक्यूज़ को क्रैक करने के लिए, उनके आंसर्स को सही से तलाश करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने ऊपर भी दिया हुआ है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें और उसी वीडियो की हेल्प से हम आज ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इन द टाइप स्क्रिप्ट? तो इसमें बात हो रही है अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल की, जिसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि गलत आंसर्स कौन से हैं। तो जनाब B0 तो नहीं हो सकता इसका आंसर। इसी तरह ये जो स्ट्रिंग का कोटेशन मार्क है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब दो आंसर्स बचे, या तो फिर नल या फिर अनडिफाइंड। तो नल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नल का मतलब ये होता है कि ये इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू है, और इसको हमने जो है ना खुद एक्सप्लिसिटली एम्प्टी छोड़ा है। तो जो वाहिद ऑप्शन बचता है जो कि सही होगा, वो हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इन टाइप स्क्रिप्ट? और हमारा कोड जो दिया हुआ है वो है console.log टाइप ऑफ नल। तो इसमें देखते हैं जनाब, स्ट्रिंग तो इसका आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल भी।
इसी तरह अनडिफाइंड भी इसका आंसर नहीं हो सकता नल का, तो या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या नल हो सकता है। अब आपके पास 50% चांस है, अगर आपको नहीं भी पता ना तो आप किसी पे भी तुक्का लगाएंगे तो 50% आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल होंगे। तो असल में इसका जो सही आंसर है वो डी है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो नल रिप्रेजेंट करता है वो एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को करता है, और टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू। तो इसलिए इस वाले सेंटेक्स का जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट है, डी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुलियन वैल्यू इन टाइप स्क्रिप्ट। इसमें बात हो रही है बुलियन वैल्यू की, तो या तो ट्रू या फॉल्स की बात हो रही है। तो इन दोनों में से कोई जो है वो आंसर हो सकता है ये, और ये तो रॉन्ग आंसर है। इसमें भी अगर हम वही स्ट्रेटेजी अपनी लगाएं, और ये वाला जो है वो भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि कोटेशन मार्क में दिया है तो ये बुलियन तो नहीं हो सकता। तो जो आखिरी ऑप्शन है वही बचता है, और यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। बात हो रही है वैलिड स्ट्रिंग की। अच्छा, तो इसमें देखते हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा कि ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि हमने ये टिप बताई थी अपनी वीडियो में कि 95% टाइम ऐसा होता है कि जब भी ये वाला आंसर गिवन होता है तो यही वाला ऑप्शन सही होता है। तो आप देख लें कि ये भी स्ट्रिंग है कोटेशन मार्क्स के अंदर, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो ये तमाम वैल्यूज़ बिल्कुल सही है, तमाम ऑप्शन सही है, इसलिए जो है डी जो है इट्स द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड नंबर इन टाइप स्क्रिप्ट। बात हो रही है वैलिड नंबर की, तो ये तो नहीं हो सकता, कोटेशन मार्क्स के अंदर है। बुलियन है, ये भी नहीं हो सकता। नल ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ वाहिद एक वैल्यू बचती है जो कि 5.1 है। तो इसमें भी आप देखें कि हमारी वही स्ट्रेटजी कि लुक फॉर द रॉन्ग आंसर काम कर रही है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करें तो सबसे पहले तो आप रॉन्ग आंसर तलाश किया करें जनाब। अगला जो आपका सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड बिग इंट इन टाइप स्क्रिप्ट। बात हो रही है बिग इंट की, तो देख लेते हैं। अच्छा, जब हमने देखा कि नन ऑफ द अबव दिया हुआ है तो ये रिसर्च से पता लगता है कि सिर्फ 10% ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि ये वाला आंसर सही होगा। तो जब भी नन ऑफ द अबव आए तो आप समझ लें कि जनाब इनमें से कोई आंसर होगा। तो सबसे पहले बी को चेक किया करें और यह रॉन्ग आंसर चेक कर लें। अब देखें बिग इंटीजर 5 तो नहीं हो सकता, इसी तरह ये कोटेशन मार्क्स के अंदर है, ये तो स्ट्रिंग है, ये भी नहीं हो सकता। तो वाहिद क्या बचा, एक ही बचा, और वो क्या है 5n। तो जो 5n है, ये n की जो नोटेशन है वो यूज़ की जाती है टाइप स्क्रिप्ट में बिग इंट के लिए। तो सही आंसर हमारा बी है इस सिलसिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नेपिस्ट कंटेन्स अ सिंटैक्स एरर। अब इसमें हमें देखना है कि भाई सिंटैक्स एरर जो है वो किसके अंदर है। तो अगर हम देखें और अपनी वही वाली स्ट्रेटजी यूज़ करें और एक नज़र इनको देखें तो हमें पता लग रहा है लेट एक्स इक्वल टू 5 हो सकता है, फंक्शन फू रिटर्न 42, इसका भी कुछ नहीं कह सकते। एफ एक्स इक्वल टू 5 कंसोल एक्स इज़, सिंटैक्स की गलती मुझे कुछ इसमें नज़र भी नहीं आ रही। लेकिन यहाँ देखें लेट वाई इज़ इक्वल टू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, तो ये जो है ना ये सिंटैक्स एरर जो है इसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारा सही आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैपिस्ट विल कॉज अ टाइप एरर इन द टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, अब इसमें टाइप एरर की गलती होगी, तो इसमें टाइप ज़रा चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग हेलो कोटेशन मार्क्स के अंदर है, सही है। नंबर 1 2 3 ये भी सही है। बुलियन ट्रू ये भी सही है। लेट काउंट नंबर स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर दिया हुआ है, स्ट्रिंग मार्क्स के अंदर, तो ये जो है जनाब ये वाला जो है वो सही नहीं हो सकता। तो ये इसमें एरर आएगा, तो ये हमारा सही आंसर है। देखिए जिसमें हम एरर हमें मिलेगा, टाइप एरर मिलेगा इसके अंदर हमें। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट विल कॉज एन असाइनेबिलिटी एरर इन द टाइप स्क्रिप्ट। असाइन एबिलिटी एरर की बात हो रही है कि जब कोई हम वेरिएबल असाइन करते हैं तो उसमें क्या एरर आएगा। एक्स नंबर है, फिर एक्स की वैल्यू 20 है, सही है। कांस्टेंट वाई स्ट्रिंग है, इसको एक वैल्यू दी हेलो, फिर
वाई की वैल्यू वर्ल्ड, अच्छा ये देख लें, ये तो फ़ौरन ही आपको पता लग गया कि जो स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो है यहाँ पर हमें असेंबलिटी एरर ये दे देगा। तो कुछ और अगर हम चेक ना भी करें तो हमें पता लग गया कि आंसर बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आखिरी सवाल अगर आप देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 10, तो उसमें ये कहता है हाउ डू यू क्रिएट अ सिंबल इन टाइप स्क्रिप्ट। फिर ये वो वाली टाइप है जिसमें नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो हम चेक करेंगे ऊपर वाली टाइप्स, क्योंकि सिर्फ 10% दफ़ा ऐसा होता है कि ये वाला आंसर सही होता है। तो न्यू सिंबल, कुछ भी इसमें आर्गुमेंट पास नहीं हुआ हुआ, तो सिंबल कैसे क्रिएट होगी, इधर भी कुछ नहीं पास हुआ हुआ। तो सिर्फ एक ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर एक हाई की वैल्यू पास कराई गई है, जो कि एक सिंबल क्रिएट हो जाएगी। तो दिस वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। तो आपने देखा कि हमने किस तरह अपने साइंटिफिक मेथड और प्रूवन मेथड से इन एमसीक्यूज़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर इनमें से कुछ एमसीक्यूज़ आपको नहीं भी आते तो आपको, अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मेरी एमसीक्यूज़ वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ।